इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि यदि प्रश्नावली 1.3 का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो प्रश्नावली 1.3 के अध्ययन में हमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, जिनको हमें पहले से जान लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो पहले नंबर हम इन बेसिक इंट्रोडक्शन को आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नावली को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें यदि प्रश्नावली 1.3 को हल करना है तो उप समुच्चय को जानना बहुत जरूरी है कि उप समुच्चय क्या कहलाता है। ठीक है, उप समुच्चय क्या कहलाता है कि यदि दो समुच्चय दिए हैं ए और बी, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हैं और ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबसेट। जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। यानी कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम ए सबसेट बी लिखेंगे, और यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो बी सबसेट ए लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के तौर पर ए समुच्चय हम लिख लेते हैं 1 और 2, और बी बराबर लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए जो कि 1 2 अवयव हैं जिसके, और बी समुच्चय जिसके अवयव हैं 1 2 3। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए सबसेट बी कहलाता है। ठीक है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए सबसेट बी कहलाएगा। और इसके लिए एग्जाम्पल ऐसा लिख सकते हैं कि बी बराबर 1 2 ये लिखा हुआ है, और ए बराबर 1 2 3 इस प्रकार से यदि हम लिखें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो बी सबसेट ए। ठीक है, उप समुच्चय बात समझ में आई। यदि कोई समुच्चय ए है और ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए सबसेट बी, और कोई समुच्चय बी है तो बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो बी सबसेट ए बोलेंगे। ठीक है, इससे एक रिलेशन निकलती है। रिलेशन क्या निकलती है, यदि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तब एक रिलेशन निकलती है कि ए सबसेट बी। ये एक सूत्र भी बन जाता है और जिसकी आगे हमें आवश्यकता भी पड़ेगी। ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, यदि ए अवयव जो है समुच्चय ए में है और ए अवयव समुच्चय बी में है तो ए सबसेट बी। तो समझ गए आप, उप समुच्चय का जो चिन्ह होता है ये कहलाता है बीच का, ये क्या होता है, उप समुच्चय का चिन्ह, जिसको हम सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, तो ए सबसेट बी। और दूसरी रिलेशन एक और निकलती है, यदि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो एक रिलेशन इससे निकल आती है ए बराबर बी। यदि ए सबसेट बी यानी कि ए उप समुच्चय है बी का और बी सबसेट ए, बी उप समुच्चय है ए का, तो ए बराबर बी। ए बराबर बी क्यों हुआ, क्योंकि ए बराबर यदि हमने 1 2 लिख दिया, बात समझिए, और बी बराबर 2 1 लिख दिया, तो यहां पर देख सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, और ए का प्रत्येक अवयव बी में होने के कारण, देखो अवयव सेम है ना 1 2, ठीक है ना, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होने की वजह से तो ए सबसेट बी हो गया, और बी का प्रत्येक अवयव ए में होने की वजह से बी सबसेट ए हो गया। और देख लो दोनों में कंडीशन ये कब बनेगी, जब दोनों आपस में बराबर हो, तो रिलेशन निकल आती है ए बराबर बी। तो ये रिलेशन थोड़ा सा हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनके आगे सवालों को हल करने में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दो रिलेशन भी निकाल दिया और सबसेट का चिन्ह ये रहा। ठीक, इसके बाद एक कंडीशन कब निकलती है, उचित उप समुच्चय। ठीक है, यदि देखो उचित उप समुच्चय कब निकलती है, यदि ए सबसेट बी एवं ए डज नॉट इक्वल बी। तब यदि ये कंडीशन निकलती है कि ए सबसेट बी है, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है एवं ए डज नॉट इक्वल बी, तब की कंडीशन पे क्या कहते हैं कि ए बी का उचित उप समुच्चय है, उचित उप समुच्चय है। ठीक है, और इस कंडीशन पे हम क्या बोलते हैं, तब बी ए का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है।
ठीक है, ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो याद रखने जरूरी है। यदि हमें एक रिलेशन मिल जाती है, क्योंकि देखो उचित उपसमुच्चय क्या हो गया और अधिक समुच्चय क्या हो गया, ये भी जानना जरूरी है। जब हमने उपसमुच्चय को जान लिया तो क्या होता है कभी कभी कि यही रिलेशन देखिए, यदि ए सबसेट बी, ए का प्रत्येक अवयव बी में है एवं ए डज नॉट इक्वल बी, ए बराबर बी नहीं है, ठीक है, तब हम तब की कंडीशन में बोल देते हैं ए बी का उचित उपसमुच्चय है, तब बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद हम जानते हैं अंतराल, किसके, वास्तविक संख्याओं के, पूर्णांकों के अंतराल के बारे में जानते हैं। विवृत अंतराल यानी कि खुला अंतराल भी बोलते हैं या ओपन इंटरवल चैन बोलते हैं, समवृत अंतराल यानी कि बंद अंतराल या क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं, अर्ध खुला अंतराल। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को भी हम जानते हैं, यानी कि अंतराल वाले। देखो अंतराल के लिए हमने सबसे पहले क्या कर लें, पूर्णांक के लिए खींच लेते हैं एक लाइन, ये माइनस का अनंत और यहां पर प्लस का अनंत। ठीक है, सबसे पहली चीज ये लिखते हैं यहां पर और लिख देते हैं विवृत अंतराल। बात समझ रहे हैं, विवृत अंतराल यानी कि खुला अंतराल। ठीक है, यानी कि कोई पूर्णांक ए है और कोई पूर्णांक बी है, तो इसके लिए यहां पर एक सर्किल बना देते हैं इस टाइप से, इस टाइप से। कोई अंतराल ए है और कोई अंतराल बी है, इस टाइप से अगर हमने लिख दिया। और विवृत अंतराल यानी कि खुले अंतराल का मतलब होता है, देखिए हम अभी समझाते हैं, बहुत इजी है ये। इसको थोड़ा सा डार्क लाइन कर देते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर दिया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको। तो इसका मतलब हो गया, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब है कि ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा बी, वो भी छोटे कोष्ठक के साथ में। और इसका मुख्य मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच की संख्या है, ए और बी के बीच की संख्या है। जब भी विवृत अंतराल यानी कि खुले अंतराल की बात होगी तो छोटे कोष्ठक के अंदर उन संख्याओं को लिखेंगे जिनके बीच की हमें संख्याएं लेनी है। इस छोटे कोष्ठक का मतलब होता है कि ए और बी की बीच की संख्या, ना कि ए और बी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल यानी कि समवृत अंतराल, उसके लिए भी ऐसे ही लाइन खींचते हैं हम और यहां पर ए लिख लेंगे और बी लिख लेंगे, यहां पर माइनस का अनंत और यहां पर प्लस का अनंत। यहां पर भी एक गोला बना लेंगे, यहां पर भी एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, पूरा फिल कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, पूरा फिल कर देंगे। और यहां से यहां तक डार्क लाइन भी खींच देंगे, क्या कर देंगे, डार्क लाइन, डार्क लाइन भी खींच देंगे। अब बंद अंतराल का मतलब होता है इस टाइप से, ए बड़ा कोष्ठक बी। ठीक है, बंद अंतराल का मतलब क्या होता है कि हमने ए का भी गोला भर दिया और बी का भी गोला भर दिया, यानी कि संख्याएं ए से बी तक, संख्याएं ए से बी तक। ये नहीं कि इसके बीच की, ए से बी तक की, ए भी लेना बी भी लेना, यानी कि ए से स्टार्ट होकर बी तक की संख्या, ये कहलाता है बंद अंतराल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, अर्ध खुला अंतराल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, अर्ध खुला अंतराल। अर्ध खुला अंतराल, अब अर्ध खुला अंतराल किस प्रकार से आएगा, माइनस का अनंत और प्लस का अनंत। यहां पर सर्कल बना देते हैं और एक को फिल कर देते हैं और एक को ओपन रहने देते हैं और इस प्रकार से लिख देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये ए और बी। इसका मतलब है कि अगर ए का गोला भरा तो ए को हमको लेना है और बी के बीच की, ए से लेकर कहां तक, बी से बीच की, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ना कि बी तक। इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का अंतराल आपको दिखे तो ए से लेकर बी को नहीं लेना, बी के पहले तक की संख्या को ले लेना और ए से लेकर, क्योंकि ए पर देख रहे ना बंद अंतराल वाला हमने क्या बनाया, चिन्ह बनाया।
और इसका दूसरा चिन्ह इस प्रकार से भी बन जाता है, इसको ओपन रहने देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये ए और बी, माइनस अनंत से प्लस अनंत। ठीक है, तो ए को नहीं लेना तो मंझला कोष्टक और बी को ले लेना है तो बड़ा कोष्टक। ये हो गए अर्ध खुले अंतराल, ये विवृत यानी कि ओपन चैन। ठीक है ना, खुला अंतराल हो गया। इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। बंद अंतराल इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और अर्ध खुला अंतराल इस प्रकार से या इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। बात समझ में आई? अब बात करते हैं घात समुच्चय। अगर कोई समुच्चय ए है, यदि समुच्चय ए है तब, यदि समुच्चय ए है तब घात समुच्चय पी ए इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो घात समुच्चय क्या कहलाता है कि कोई समुच्चय यदि ए है, कोई समुच्चय ए है, इसके उप समुच्चयों का संग्रह, यदि कोई समुच्चय ए है, इसके उप समुच्चयों का संग्रह जो एक अवयव की तरह बन जाते हैं, उनका जो समुच्चय कहलाता है उसको हम बोलते हैं घात समुच्चय। जैसे ए बराबर दे रहा है 1,2, ठीक है, 1,2, तो इसके ए के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर निकलता है 2 की पावर n। बराबर क्या निकलेगा, ए के उप समुच्चयों की संख्या निकलती है 2 की पावर n, और जो n होती है समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। ठीक है, अब घात समुच्चय किस प्रकार से लिखेंगे, इसका जो घात समुच्चय लिखेंगे, इसका जो घात समुच्चय लिखेंगे अपन इस प्रकार से लिखेंगे पावर सेट। ठीक है, तो जो अवयव ए दिया इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या तो देखिए 5 स्वयं में एक उप समुच्चय है, किसका, इसका। ठीक है, और एक ए हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से पुनः कोष्ठक में हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, घात समुच्चय। आई बात यहां तक समझने में? तो और घात समुच्चय जब हम कराएंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी अवयव जो समुच्चय दिया उसके पहले हम उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n से निकाल लेते हैं। n जो यहाँ पर क्या होता है, समुच्चय में अवयवों की संख्या, यानी कि 2 की पावर 2 यानी इक्वल 4। ठीक है, तो यानी कि जो उप पावर सेट आएगा यानी कि घात समुच्चय, उसमें ऐसे ही बोलते हैं। देखिए जो घात समुच्चय बोलते हैं, घात समुच्चय कोई भी समुच्चय होता है ना, उसके उप समुच्चयों के संग्रह, उसके उप समुच्चयों के संग्रह। अब इसके उप समुच्चय क्या हो सकते हैं, या तो फाई, क्योंकि फाई जो होता है ना सभी में उपस्थित होता है। फाई क्या होता है, फाई को हम किसी का भी सबसेट बोल सकते हैं, सबसेट ए है, फाई सबसेट बी, किसी का भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता तो ये सबसे सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो फाई तो हमेशा आना ही आना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बाद में अगर इसके उप समुच्चय देखें तो ए जो देखो 2 भी हो जाएगा और 1 2 भी हो जाएगा स्वयं का। क्यों, क्योंकि कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता ही है। कोई भी समुच्चय जैसे ए है, ए सबसेट ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी समुच्चय होता है ना अपने आप का सबसेट बन ही जाता है। तो इस प्रकार से घात समुच्चय को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, घात समुच्चय के बाद क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यू से, यूनियन नहीं, यू से। ठीक है, कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या कहलाता है, जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, भाज्य अभाज्य, ये सभी संख्याएं होती हैं, इन सभी के समुच्चय को हम यूनिवर्सल बोल सकते हैं। जैसे कि एक सिंपली भाषा में बोल रहे हैं, सिंपल सा बोल रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया कैपिटल आर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल आर हो गया।
और परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Q हो गया। तो ये बताइए जो Q है परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही तो आती हैं। जो परिमेय संख्याएं Q हैं ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो आती हैं, यानी कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अंदर होंगी। तो बोल सकते हैं जो इन दोनों का जो यूनिवर्सल है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R। एक सिंपल सी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि आपके विद्यालय का समुच्चय यूनिवर्सल हो जाएगा। आपके विद्यालय का जो समुच्चय होगा वो यूनिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि आपके विद्यालय के अंदर गति तो क्या होंगी, सारी कक्षाएं आएंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी कक्षा 11 का जो यूनिवर्सल समुच्चय होगा, हमारी कक्षा 11 का जो यूनिवर्सल समुच्चय होगा यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, वो विद्यालय का समुच्चय हो जाए, क्योंकि हमारे विद्यालय का समुच्चय यानी सारी कक्षाएं, सारे विद्यार्थी। ठीक है, तो बोल सकते हैं इस प्रकार से कि ये यूनिवर्सल समुच्चय है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर एक्सरसाइज को हम सॉल्व कराएंगे तो बखूबी आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए।